नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो गहरी भावनाओं और कमाल की वास्तुकला यानी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ संगम है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के अजूबे ताजमहल की। सीधे ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई इन जानकारियों के जरिए हम उस दौर में चलेंगे जब इसकी नींव रखी जा रही थी। तो बिना किसी देरी के चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, तारीख है 17 जून 1631 और जगह है बुरहानपुर। बाहर बेहद भारी बारिश हो रही है, हवाओं में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन है, लेकिन शाही खेमे के अंदर आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह शाहजहां, जिनके एक इशारे पर तख्त हिल जाते हैं, आज एक आम इंसान की तरह फूट फूट के रो रहे हैं। उनके ठीक सामने उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे गौहर आला को जन्म देते वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। मुमताज महल की आवाज़ उस वक्त भले ही बहुत मध्यम थी, लेकिन उन्होंने मरते वक्त बादशाह से एक आखिरी वादा मांगा, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। बस इसी एक वाक्य ने इतिहास की एक नई दास्तान की शुरुआत कर दी। ये एक प्रेम कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था, बल्कि पत्थरों पर लिखी जाने वाली एक नई शुरुआत थी। 1631 की उस दुखद रात के बाद बादशाह का वो भारी गम एक गहरे जुनून में बदल गया। आप देख सकते हैं कि 1632 में तुरंत मकबरे की नींव रख दी गई और फिर शुरू हुआ एक ऐसा जुनूनी निर्माण कार्य जो दशकों तक चला। आखिरकार 1653 में जाकर ये भव्य स्मारक पूरी तरह से मुकम्मल हुआ। आइए अब देखते हैं कि ये नामुमकिन सा सफर कैसे तय किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, यानी एक स्वर्गीय रूपरेखा तैयार करने की। मुमताज़ के जाने के एक साल बाद आगरा में दुनिया भर के बेहतरीन वास्तुकारों का जमावड़ा लगा। पारस से, तुर्की से और पूरे हिंदुस्तान से सबसे उम्दा कारीगर बुलाए गए। लेकिन बादशाह को कोई भी नक्शा पसंद ही नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो सीधा रूह में उतर जाए। अंत में उस्ताद अहमद लाहौरी का लाया हुआ नक्शा बादशाह की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा। इसे नाम दिया गया रोज़ा-ए-मुनव्वर, यानी जगमगाता हुआ मकबरा। और ये डिज़ाइन बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जब ये नक्शा मेज़ पर खोला गया तो बादशाह की आंखों में पहली बार एक चमक क्यों आ गई थी। ये केवल ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं थी, ये धरती पर जन्नत का एक सीधा अक्स था। अब आते हैं एक बहुत बड़े चैलेंज पर, यमुना की उस रेतीली मिट्टी पर विजय पाना। जिस जगह को चुना गया था वो राजा जयसिंह की ज़मीन थी और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे होने की वजह से ये बेहद रेतीली, दलदली और ख़तरनाक रूप से नरम थी। अब आप खुद सोचिए, इतनी भारी इमारत का वजन ये गीली मिट्टी कैसे सह पाती। इसके लिए कारीगरों ने एक अद्भुत इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने सबसे पहले जमीन के नीचे बहुत गहरे कुएं खोदे, फिर हजारों मजदूरों ने इन कुओं को ईंट, पत्थर और चूने से भर दिया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था 30 का चरण। नींव के सबसे निचले हिस्से में आबनूस और साल की लकड़ी के लठ बिछाए गए। इन लकड़ियों की खासियत ही यही है कि इन्हें जितनी नमी मिलेगी ये उतनी ही मजबूत होंगी। मतलब यमुना का पानी जो किसी और इमारत को गिरा सकता था, उसी ने इस मकबरे की जड़ों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। है ना कमाल की बात। चलिए अब बात करते हैं दुनिया भर से खजाने जुटाने के इस लॉजिस्टिक चमत्कार की। एक बार नींव तैयार हो गई तो वक्त था इसे सजाने का। और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। जरा 1000 के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। राजस्थान के मकराना से एकदम शुद्ध सफेद संगमरमर मंगवाया जा रहा था और इसे ढोने के लिए कोई आम गाड़ियां नहीं लगी थीं, बल्कि 1000 हाथियों का एक विशाल काफिला इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, जब वो हाथी चलते होंगे तो आसमान में धूल का कितना भारी गुबार उठता होगा। लेकिन बादशाह के लिए केवल सफेद पत्थर काफी नहीं था। इस सफेदी में रंग भरने के लिए शाही खजाने के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए। खर्चे की लिटरली कोई परवाह नहीं की गई और इस स्मारक को सजाने के लिए पूरे 28 प्रकार के बेशकीमती रत्नों को चुना गया। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये सारा सामान आया कहाँ से था। इसका ग्लोबल स्केल देखिए। चीन से हरा जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और अरब से मूंगा मंगाया गया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया भर की कला और संपदा आगरा के बाजारों में उतर आई हो। बादशाह ने जैसे ठान ही लिया था कि वो स्वर्ग को धरती पर उतारकर ही दम लेंगे। अब बढ़ते हैं कला और विज्ञान की उन उत्कृष्ट कृतियों की तरफ जिन्होंने ताजमहल को इतना खास बनाया। इस पूरे निर्माण में कई ऐसी अविश्वसनीय कलात्मक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मुख्य गुंबद का निर्माण तो इंसानी हाथों के लिए एक नामुमकिन सा काम लगता था।
एक बहुत ही दिलचस्प अफवाह ये भी है कि इसका मचान इतना ऊंचा था कि नीचे से देखने पर मजदूर चींटियों जैसे दिखते थे। और क्योंकि इतने ऊंचे मचान के लिए बांस कम पड़ गए थे, इसलिए ये विशाल मचान पूरी तरह से ईंटों से बनाए गए थे। ये उस दौर के लोगों की हिम्मत और उनके बेमिसाल कौशल का जीता जागता प्रमाण है। इसके अलावा वास्तुकला की इन बारीकियों पर भी ध्यान दीजिए। पितरादूरा सफ़ेद संगमरमर पर काले पत्थर की नक्काशी की एक ऐसी बारीक तकनीक है जो इतनी सहज और स्मूथ है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफ़ेद कागज़ पर काली कलम चला दी हो। कारीगरों ने बेमिसाल सुंदरता को एक एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ मिला दिया था। और इस बेमिसाल कलाकारी में एक अद्भुत विज्ञान भी छिपा है। दीवारों पर अमानत खान शिराजी ने कुरान की आयतों को इस तरह तराशा है कि नीचे के अक्षर छोटे उकेरे गए हैं और ऊपर के अक्षर बड़े। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब कोई इंसान नीचे जमीन पर खड़ा होकर इन्हें देखे तो उसे सारे अक्षर बिल्कुल एक ही आकार के दिखाई दें। ये एक ऐसा ब्रिलियंट दृष्टि भ्रम, ये ऑप्टिकल इल्यूजन था जो कला और विज्ञान दोनों को सलाम करता है। अंततः यह प्रोजेक्ट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, युगों युगों के लिए एक स्मारक। दशकों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो समय आ ही गया जब ये महान परियोजना पूरी होने वाली थी। 20,000 ये विशाल संख्या उस भारी मानवीय प्रयास को दिखाती है जो इस रूहानी नज़ारे को हकीकत में बदलने के लिए किया गया। इन 20,000 मजदूरों ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक स्मारक के निर्माण में लगा दिया था। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, 22 साल। ये कोई छोटी मोटी समय सीमा नहीं है, बल्कि ये बादशाह शाहजहां के उस अथक और कभी न टूटने वाले समर्पण का प्रतीक है। पूरे 22 वर्षों तक लगातार काम चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये कोई निर्जीव पत्थर नहीं था। आपको शायद पता हो, ताजमहल हर पहर अपने रंग बदलता है। सुबह के समय ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है, दिन की धूप में चमकदार सफ़ेद, और चांदनी रात में ये पूरी तरह सुनहरा हो जाता है। ये एक जीवित इकाई की तरह है जो सिर्फ एक ठंडे पत्थर के ढांचे की बजाय मुमताज महल के अलग अलग रूपों और भावनाओं को दर्शाता है। साल 1653 में यमुना के किनारे ये अजूबा आखिरकार मुकम्मल हुआ। एक बूढ़े, झुकी हुई कमर और सफ़ेद दाढ़ी वाले शाहजहां ने जन्नत के इस दरवाजे को निहारा होगा। शायद उन्हें ये सुकून था कि उनका वो आखिरी वादा पूरा हुआ। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मेरे मन में एक सवाल उठता है, और आपको भी ये सोचना चाहिए, क्या ताजमहल महज 17वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, या फिर ये इंसानी गम और बेपनाह मोहब्बत का सबसे बेहतरीन भौतिक रूप है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।